हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम टैक्स में बायबैक ऑफ शेयर्स के टैक्स ट्रीटमेंट को, जिसके अंदर 2024 से 2024 के फाइनेंस एक्ट 2024 से इसमें एक मेजर चेंज आया है। अब वो चेंज किन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, ओल्ड प्रोविजन क्या है, न्यू प्रोविजन क्या है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। ओल्ड प्रोविजन और न्यू प्रोविजन में एक डेट आपको याद रखनी है, 1 अक्टूबर 2024, 1 अक्टूबर 2024। इस डेट के पहले जो भी बायबैक हुए हैं शेयर्स के, चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, टैक्स ट्रीटमेंट दोनों के लिए सेम है। लिस्टेड है उनके लिए भी, अनलिस्टेड है उनके लिए भी, दोनों के लिए सेम। तो चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, अगर बायबैक 30 सितंबर 2024 तक हुआ है तो ओल्ड प्रोविजन लगेगा, और 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद हुआ है तो न्यू प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। दोनों प्रोविजन में टैक्स देने वाला व्यक्ति ही बदल रहा है। पुराने प्रोविजन में कंपनी को टैक्स देना है, न्यू प्रोविजन में शेयर होल्डर को अपनी इनकम दिखाकर टैक्स देना है। फायदेमंद क्या होगा, सरकार के लिए क्या बेनिफिशियल, अब क्या होगा वो भी हम देखेंगे। अब आते हैं, पहले स्टूडेंट की बात समझ लें। ओल्ड प्रोविजन सभी स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है। मतलब सर, मतलब अगर आप दिसंबर में एग्जाम देने जा रहे हो, सीएमए के स्टूडेंट हो, दिसंबर 24 एप्लीकेबल है ओल्ड प्रोविजन। जनवरी 25 सीए इंटर का एग्जाम देने जा रहे हो, एप्लीकेबल है ओल्ड प्रोविजन। मई सितंबर एप्लीकेबल है ओल्ड प्रोविजन। यहां तक कि जनवरी 2026 तक जो सीए इंटर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ओल्ड प्रोविजन एप्लीकेबल है, क्योंकि उनका जो फाइनेंशियल ईयर आता है वो आता है 24-25, और 24-25 के बीच में ये 30 सितंबर की डेट आ रही है। तो इसका मतलब उनको ओल्ड और न्यू दोनों प्रोविजन पढ़ के जाना पड़ेगा। अगर 30 सितंबर तक बायबैक हुआ है तो ओल्ड प्रोविजन से आंसर करना है, नहीं तो न्यू प्रोविजन से करना। यही नियम सीए फाइनल और सीएमए फाइनल के स्टूडेंट के लिए भी होगा। यानी ओल्ड प्रोविजन तो सबको पढ़ना है, जब तक कि आप मई 26 में ना पहुंच जाए। मई और जून 26 जब आप पहुंच जाएंगे एग्जाम के लिए, तब आप ओल्ड प्रोविजन को छोड़ सकते हैं। न्यू प्रोविजन किसके लिए एप्लीकेबल है, जो 2025 मई, मतलब समझ लीजिए 1 अप्रैल 2025 के बाद, 1 अप्रैल 2025 के बाद जिसका भी एग्जाम फॉल कर रहा है, 1 अप्रैल 2025 के बाद जो भी एग्जाम फॉल करेगा उसमें न्यू प्रोविजन एप्लीकेबल है, और उसमें ओल्ड भी एप्लीकेबल है, जैसा कि अभी बताया। तो ये तो मैंने एप्लीकेबिलिटी बता दी। अब आते हैं ओल्ड और न्यू प्रोविजन है क्या, ये भी मैंने बता दिया। चाहे ओल्ड हो या न्यू, लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों के लिए सेम नियम लगेगा। ओल्ड में भी सेम और न्यू में भी सेम, लिस्टेड हो तो भी, अनलिस्टेड हो तो भी। देखिए, पुराना नियम यह था कि कंपनी अगर बायबैक करती है 200, एग्जांपल ले रहा हूं, 260 रुपए में अपने शेयर, कंपनी 260 रुपए में अपने शेयर बायबैक करती है। चलिए, ये वो बायबैक का रेट आ गया। कितने शेयर हैं, 1 लाख शेयर है। अब बस कंपनी को यह पता लगाना है कि कंपनी ने ये 1 लाख शेयर जो बायबैक किए हैं, ये इशू किस प्राइस पर किया। एग्जाम्पल लिया है कि 10 साल पहले इशू किया था 70 रुपए के प्रीमियम पे, और फेस वैल्यू 100 रुपए गिवन है। इसका मतलब इशूड प्राइस 170 रुपए हो गया। भाई 70 रुपए का प्रीमियम पे 100 रुपए फेस वैल्यू है, तो 170 इशूड प्राइस है। ओल्ड प्रोविजन नियम कहता था कि कंपनी ने इशूड प्राइस के बियॉन्ड जितना जाकर पे किया, उसके ऊपर कंपनी को एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा 115 क्यू ए में। यानी
कंपनी ने 260 पे किया, 170 से ऊपर कितना गए वो? 260 माइनस 170, 90 रुपीज एक शेयर पर। तो 1 लाख शेयर अगर बायबैक किया है तो 90 लाख रुपए आ गए। इस 90 लाख पर कंपनी को बायबैक की डेट से 14 दिनों के अंदर अंदर, जी हां, असेसमेंट ईयर जाने की जरूरत नहीं है, बायबैक की डेट से 14 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसका रेट होगा 20%, सरचार्ज कंपलसरी 12% कंपलसरी, और 4% हेल्थ एजुकेशन कंपलसरी। तो जब ये सब कंपलसरी है तो आप यही रट लीजिए। तो बेसिकली ये थोड़ा सा अटपटा होता है, 23.296। तो बच्चे कहते हैं ठीक है सर, 20 12 4 याद कर लेंगे, कैलकुलेटर पर हम एग्जाम में खुद ही देख लेंगे। भाई 20 पे 12 चढ़ा दीजिए, टोटल होने के बाद 4 और चढ़ा दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम बोला जाता है उस रकम को जो इशूड प्राइस के बियॉन्ड दिया है कंपनी, और कंपनी को इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, एडिशनल इनकम टैक्स 14 दिनों के अंदर। रेट ऑफ टैक्स ये दिया हुआ है, यानी 90 लाख के ऊपर आपको ये टैक्स रेट, इतना टैक्स जमा कराना पड़ेगा 14 दिन के अंदर। नहीं जमा करा पाए तो 115 QB में ब्याज लगेगा, और QC में पेनल्टी भी लगाया जा सकता है। पेनल्टी कंपलसरी नहीं होता, बट ब्याज तो पक्का है, 1% पर मंथ तक लगेगा, जब तक कि आप उसको पे नहीं कर देते पार्ट ऑफ द मंथ। ये था ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन में यहां पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं। शेयर होल्डर कहता है कि मुझे जो पैसे मिले 260 रुपए, मैं इसका क्या ट्रीटमेंट करूं, क्योंकि मुझे तो शेयर के बदले मिले। अगर हम कैपिटल गेन में चले जाएं, ओल्ड प्रोविजन चल रहा है, अगर हम कैपिटल गेन में चले जाएं तो कैपिटल गेन में अगर आपने शेयर खरीदा है, कंपनी ने आपसे शेयर खरीदा, तो एक तरीके से आपने शेयर के राइट रिलिंक्विश किए, और ये ट्रांसफर के डेफिनेशन में आता है। एंड कैपिटल गेन इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्यूटेड, आपको कैपिटल गेन तो निकालना ही पड़ेगा। तो शेयर होल्डर कहता है ठीक है, कंपनी इतना टैक्स देगा, समझ आया, मुझे जो पैसा मिला उसका मैं क्या करूं। माना कि डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए इसी चीज पर, लेकिन फिर भी आप क्लैरिटी कर दो कि उसका मैं करूं क्या, क्योंकि कंपनी ने टैक्स पे किया, मैं क्या करूं। तो गवर्नमेंट ने 1034A सेक्शन इंसर्ट किया था, जिसमें सरकार ने कहा था कि व्हाट यू रिसीव ऑन बायबैक इट विल बी टोटली एग्जम्प्टेड इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। तो जो भी आपको बायबैक पे मिलता है शेयर होल्डर को, वो टोटली 1034 क्लॉज 34A में टोटली एग्जम्प्ट हो जाता है पुराने नियम के मुताबिक। अब नया नियम शेयर होल्डर के ऊपर टैक्स बना रहा है और कंपनी को फ्री कर रहा है। आपको मालूम नहीं है कि ये जो पुराना नियम था, उससे पहले जो नया पुराना था नियम, वो नया नियम ही था। तो पता नहीं, करते रहते हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो पुराना नियम अभी आपने पढ़ा, ये भी कभी आया था, और इससे पहले जो नियम था उसमें शेयर होल्डर ही टैक्स देते थे। शेयर होल्डर के हाथ में क्या होता था, बायबैक में हम कैपिटल गेन निकालते थे। शेयर होल्डर के हाथ में हम बायबैक में कैपिटल गेन निकालते थे पुराने प्रोविजन के साथ। कंपनी से कुछ नहीं लेते थे, शेयर होल्डर को कहते थे कि भैया तुमको कितना पैसा मिला इसमें, 260 रुपए, तुमने कितने में खरीदा था, 170, या हो सकता है बाजार से खरीदा हो तो कुछ और रेट होगा, तो उसका डिफरेंस जो आ रहा है कैप गेन पे टैक्स। सरकार को समस्या ये दिखी कि शेयर होल्डर गली मोहल्ले में जब छिप जाते हैं, मतलब छोटे छोटे शेयर होल्डर हैं, किसी को 10,000 प्रॉफिट हो रहा है, किसी को 2 लाख प्रॉफिट हो रहा है, किसी को 70,000 प्रॉफिट हो रहा है, और ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, तो बहुत गली मोहल्ले में छिप भी गए। पुरानी बात, ज्यादा डिजिटल इंडिया नहीं था उस समय, तो गली मोहल्ले में छिपने की वजह से टैक्स इविजन बहुत हो जाता था, और सरकार जब तक पकड़ती तब तक वो इंडिया छोड़कर भी चले जाते थे, असेसमेंट ईयर आने से पहले निकल गए बायबैक करके। तो गवर्नमेंट को टैक्स रिकवरी में दिक्कत आ रही थी। टैक्स इविजन को रोकने के लिए सरकार ने कहा कि शेयर होल्डर को छोड़ दो, कंपनी से ले लेते हैं टैक्स। तभी तो 20% रेट है, 20% यानी कैपिटल गेन रेट। यही कैपिटल गेन का ही टैक्स ले रही है सरकार शेयर होल्डर के जगह कंपनी से, और शेयर होल्डर को 1034A में एग्जम्प्ट कर रही है। और कंपनी से कहा कि तुम्हें ज्यादा दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं, बायबैक के 14 दिनों के अंदर जमा करा दो। कंपनी के ऊपर एक फालतू का बर्डन आ गया, फायदा किसी और का, टैक्स कोई और दे रहा है। और कंपनी शेयर होल्डर अगर एक है तो फिर कॉर्पोरेट वेल का क्या है, डिस्टिंक्ट एंटिटी का क्या है। डिविडेंड ऑलरेडी पे हो चुका है, टैक्स कंपनी पे कर देती है, उसके बाद डिविडेंड देती है, फिर डिविडेंड शेयर होल्डर भी टैक्स देता है, 2 जगह टैक्स लगता है। तो कंपनी चाहती थी कि हमें इस बर्डन से फ्री कर दो, मुक्त कर दो, और इसी तरह नया प्रोविजन आया कि कंपनी को फ्री करके शेयर होल्डर को फिर पकड़ लिया। लेकिन पुरानी गलती नहीं दोहराई सरकार ने। पुरानी गलती में कैपिटल गेन टैक्स चुरा लेते थे शेयर होल्डर। अब नए प्रोविजन के मुताबिक अब नए आते हैं
सरकार ने कहा कि कैपिटल गेन टैक्स हम लेंगे ही नहीं, हम लेंगे डिविडेंड टैक्स। जब भी बायबैक होगा तो टोटल अमाउंट व्हाट यू गेट इज योर डिविडेंड इनकम। अब जरा समझिए, यहां पर एक नुकसान सा दिख रहा है हमको। सरकार ने कितनी चालाकी से नया नियम बनाया। पहले तो ये कि नया नियम एप्लीकेबल कब से होगा वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अरे भैया, नया नियम कब से एप्लीकेबल होगा? जब बायबैक किया गया हो 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड। अब सरकार कितनी होशियार, जरा समझिए। पुराने नियम भी बता दिए आपको, बीच के नियम भी बता दिए, अब नया, बिल्कुल नया, ताजा ताजा। सरकार ने कहा कि मान लीजिए एक शेयर होल्डर ने 170 में शेयर खरीदा था, 170 में शेयर सब्सक्राइब किया था या बाजार से खरीदा था, कोई बात नहीं, 170 रुपए में खरीदा था। पुरानी बात हो गई, 8 साल 10 साल पुरानी बात हो गई। आज कंपनी बायबैक करती है 260 रुपए में। ठीक है, 260 में आज कंपनी बायबैक कर रही है उस शेयर। तो कानूनन रूप से आप जरा देखें तो शेयर होल्डर को 90 रुपए का फायदा होना चाहिए, जिसपे शेयर होल्डर को टैक्स देना चाहिए। आदि जमाने का नियम देखें तो 90 रुपए कैपिटल गेन पर शेयर होल्डर टैक्स देने के लिए लायबल था। जहां टैक्स की चोरी हो रही थी, फिर सरकार ने नियम बदल दिया और कहा इस 90 रुपए पे ही एडिशनल टैक्स कंपनी दे देगी, शेयर होल्डर फ्री। अब फिर से नया नियम सरकार लेकर आई तो सरकार को डर था कि पुराने नियम जो पहले थे वहां भी टैक्स की चोरी थी, यहां भी टैक्स की चोरी होगी। ध्यान रखिएगा, 90 रुपए, 90 ही इनकम है, गौर कीजिएगा। तो कितनी चालाकी से सरकार के नियम बने नए वाले। भाई मुझे तो थोड़े से चालाकी दिख रहे हैं इसमें, थोड़ी परेशानी भी दिख रही है। मैं बताता हूं क्या। सरकार ने कहा कि व्हाट यू गेट 260 इज योर डिविडेंड इनकम, अदर सोर्सेज में ले जाइए इसको और 260 रुपए पे टैक्स दे दीजिए। शेयर होल्डर कहता है एक्सक्यूज मी भाई साहब, अभी तो 90 रुपए पे बन रही थी बात, 260 मेरी इनकम कैसे हो गई? शेयर खरीदा है 170 में, बायबैक हो रहा है 260 में, तो 90 रुपए 90 रुपीज बनता है इनकम, उस पर टैक्स ले लो बॉस। गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं, व्हाट यू गेट ऑन बायबैक, अपॉन बायबैक तुमने क्या पाया? 260 इज योर इनकम, टोटल इनकम 260, इट इज योर डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F। नया क्लॉज इंसर्ट किया, सब क्लॉज 222F में, और डिविडेंड मान लिया, डीम्ड डिविडेंड मान लिया पूरे 260 रुपए। गौर कीजिएगा, पूरे 260। शेयर होल्डर ने कहा ये तो अत्याचार है, जुल्म है, बगावत करेंगे। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, जरूरत नहीं है बगावत करने की, अभी बता दो। अब सरकार कहती है काम करो शेयर होल्डर, तुम कैपिटल गेन भी निकालो। 260 तो अदर सोर्सेज है, अब कैपिटल गेन भी निकालो। शेयर होल्डर ने कहा अभी कुर्सी करीब लाइए, हम अभी गिरा दें आपको, सरकार को। ये कोई तरीका है? 260 अदर सोर्सेज, 90 रुपए और कैपिटल गेन पर टैक्स, पागल हुए हैं क्या? गवर्नमेंट ने कहा भाई पूरी बात तो 260 तेरी अदर सोर्सेज हो गई, अब तू कैपिटल गेन निकाल। एक सेक्शन जो बहुत पहले चला करता था वो इंसर्ट वापस कर दिया, 46A सेक्शन था उसको एक्टिवेट कर दिया और उसके प्रोविजो में डाल दिया कि 46A के अंतर्गत आप कैपिटल गेन निकालोगे। बायबैक के केस में कैपिटल गेन 46A, ये पुराने नियम थे, जब पहले चलते थे ना कैपिटल गेन, उस समय हुआ करता था। 46A के मुताबिक आप कैपिटल गेन निकालोगे, और कैपिटल गेन में आप क्या कैसे निकालते हो? कैपिटल गेन सेल प्राइस लेते हो, सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट घटाते हो। सेल कंसिडरेशन आपका हम जीरो कर देंगे, जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल कंसिडरेशन आपकी जीरो हो गई और कॉस्ट आपने कितनी बताई थी? 170 रुपए, तो आपका लॉस हो गया 170। तो आप जब अपनी इनकम दिखाओगे तो आपके पास एक कैपिटल गेन में आएगा लॉस 170 का, और IFOS में आ गया 260 रुपए का प्रॉफिट। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो 90 रुपए ही आपकी इनकम बनी। लेकिन सरकार इसमें होशियारी क्या कर रही है? दो होशियारी कर रही है, एक मुझे पसंद आ रहा है, एक मुझे पसंद नहीं आ रहा। अब मुझे पसंद आए ना आए उससे क्या होता है, देश में तो कानून लागू हो ही गया। पहली चीज जो मुझे पसंद आ रही है कि सरकार टैक्स इवीजन को रोकने के लिए इसे डीम्ड डिविडेंड में लेकर आ गई, जिसके वजह से अब 260 रुपए के ऊपर सेक्शन 194 में टीडीएस कंपनी को काटना पड़ जाएगा। तो टैक्स चोरी नहीं हो पाएगी, बिकॉज टीडीएस कट जाएगा तो शेयर होल्डर अब इसे छिपा नहीं सकता। AIR में इंफॉर्मेशन में रिपोर्ट में आ जाएगा कि आपकी ये इनकम है, इस पे टीडीएस कटा हुआ है, तो आपके स्टेटमेंट में आ जाएगा, इसलिए अब आप टैक्स की चोरी नहीं कर पाएंगे। चलिए ये बात समझ आती है।
ये बात समझ आती है कि ये सरकार ने अच्छा काम किया कि इसे अदर सोर्सेज की इनकम में डाल दिया 260। तो अब 260 के ऊपर 260 के ऊपर टीडीएस कटेगा। मैं एक शेयर के ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूं, आप 10,000 शेयर के मालिक हो तो 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे। ये मुझे ठीक लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टीडीएस के कंप्लायंस की वजह से अब वो इनकम की चोरी नहीं हो पाएगी, बात समझ आती। लेकिन आपने पूरे 260 अदर सोर्सेज बना दिए, गलत बात। और कैपिटल गेन में 170 का लॉस बनवा दिया, क्योंकि सेल को 0 दिखा दिया और खरीदा था 170 में, तो 170 का लॉस हो गया। अब आप लेमैन को तो बेवकूफ बना के समझा रहे हो कि देखो बेटा दोनों को जोड़ोगे तो 90 ही आएगा, तो तुम्हारा लॉस सेट ऑफ भी हो गया, 90 आ गया। लेकिन ये किसको समझा रहे? लेमैन को ना। जो टैक्समैन है उनको तो मालूम है कि कैपिटल गेन के लॉस को दूसरे हेड से सेट ऑफ करने नहीं मिलता। उनको कैसे कन्विंस करोगे आप? तब उनको कहोगे कि 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, कभी ना कभी तो कैपिटल गेन की कोई तो प्रॉफिट आएगा, उससे सेट ऑफ कर लीजिए। लेकिन क्यों टैक्स आप मुझे 270 260 पे अभी ले रहे हो, और सेट ऑफ अगर मैं नहीं कर पाया तो उसको डेफर्ड कर दिया आपने। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे पसंद नापसंद से कुछ नहीं होता, कानून तो बन गया। तो फिलहाल प्रोविजन आप समझ गए, इसको मैं एक समराइज कर देता हूं। न्यू प्रोविजन के मुताबिक जो भी प्राप्त करोगे 260, वो आपके लिए आईएफओएस की इनकम बन गई, डीम्ड डिविडेंड जिसपे टीडीएस भी आएगा 194 में कंपनी द्वारा। उसके बाद 46 ए के अंतर्गत आपका कैप गेन निकाला जाएगा, जिसके प्रोविजो में लिखा हुआ है कि आपकी सेल कंसिडरेशन 0 लेंगे और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 170 माइनस करके जो बचा वो लॉस ही आएगा, लॉस ही आएगा ऑलवेज। सेट ऑफ करते रहो बैठ के, उसके कोई दिक्कत। और 1034 ए जो पहले एग्जम्प्ट करता था शेयर होल्डर के हाथ में, वो अब मतलब एग्जम्पशन विड्रॉ हो गया यहां से। एग्जम्पशन विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल, अब एग्जम्पशन नहीं है, अब कैप गेन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये है हमारा नया और पुराना दोनों प्रोविजन। उम्मीद करता हूं कि आपको सिर्फ समझ आया होगा या मजा भी आया होगा। मजा भी आया होगा, कोशिश कि अच्छा लगा होगा। ठीक है जी।